हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की कॉमिक्स जिगर का टुकड़ा, जो कि कालजंत्री का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं जिगर का टुकड़ा। विकास नगर स्थित गंगा का तट, जिसके आसपास का वातावरण मृत्यु उपरांत पढ़े जाने वाले मंत्रों और श्लोकों से गूंज रहा था। प्रजावासियों के हजूम के साथ महाबली भोकाल भी यहाँ मौजूद था, अपनी पुत्री लक्ष्या के शव को अपने हाथों में उठाए। नोट: भोकाल और सलोनी की पुत्री की मृत्यु के बारे में जानने के लिए पढ़े कालजंत्री, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जरूर पढ़े। औरों की तरह भोकाल का हृदय दुख और आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन भोकाल ने ना तो अपने दुख को होठों से बाहर आने दिया और ना आंसुओं को आंखों से। पिता होने के साथ साथ वह एक ऐसा महाबली था जिसके आंसू लाखों के हृदय को पिघला सकते थे। लेकिन सलोनी एक महाबली की पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी थी, और एक माँ के सामने जब उसकी संतान का शव हो तो ना तो वह अपने दुख को संभाल सकती है और ना आंसुओं को। लक्ष्या, मेरी बच्ची, अपने आप को संभालो सलोनी बहन, और शिखर को देखो। देखो तो तुम्हें रोता देखकर वह कैसे फूट फूट कर रो रहा है। क्या वह तुम्हारा पुत्र नहीं? माँ, बालिका के शव को गंगा में प्रवाहित कीजिए महाबली। उफ! अपने जिगर के टुकड़े को गंगा में प्रवाहित कराते हुए चित्कार कर उठा भोकाल कर दिए। ओह! भोकाल अभी लक्ष्या के शव को गंगा में प्रवाहित करके हटा ही था कि तभी विद्युत की तेजी से आगे बढ़कर वे हाथ शिखर के गले से आ लिपटे और उन्होंने उसे हवा में उठा लिया। देखने वालों की आंखों के सामने एक और आश्चर्यजनक दृश्य था। ओ नहीं, लक्ष्या का शव जीवित हो गया और अद्भुत ढंग से बड़े उसके हाथों ने शिखर को जकड़ लिया। हे ईश्वर, ये क्या चक्कर है? ये भूत प्रेत का चक्कर है। भागो, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। भोकाल तेजी से लपका। छोड़ो इसे। उफ! लक्ष्या का शव जीवित कैसे हो गया? और उसने शिखर को क्यों जकड़ लिया? उफ! भोकाल हवा में लहराता नजर आया। तुरंत ही वहां उपस्थित सैनिकों के तीर तरकस से बाहर निकल आए। बालिका के शव में कोई चुड़ैल प्रवेश कर गई है, आक्रमण करो उस पर। हथियारों के हाथों से निकलने से पहले ही चीखा भोकाल। नहीं, कोई आक्रमण नहीं करेगा। लक्ष्या के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं स्वयं ही शिखर को उससे छुड़ा लूंगा। उफ! लक्ष्या के शरीर पर निश्चय ही किसी शैतानी शक्ति ने कब्जा जमा लिया है, जो शिखर के प्राण हरने को उतारू है। मुझे इसके हाथों से शिखर को छुड़ाना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे लक्ष्या पर कोई घातक प्रहार नहीं करना। आखिर है तो वह मेरी ही पुत्री का शरीर। उफ! भोकाल लक्ष्या के शरीर पर घातक वार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था, जबकि लक्ष्या शिखर के प्राण लेने को तैयार थी। लेकिन उसकी वह तैयारी उन बाणों ने पूरी नहीं होने दी। खच खच! लक्ष्या के शैतानी हाथों से शिखर को छुड़ा लिया था उन बाणों ने, और उन बाणों को छोड़ा था सलोनी ने। शिखर रूपसी का ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। उसे कोई खरोंच भी डाले, ये मुझे कतई स्वीकार नहीं। साईं! इस बाण के साथ लक्ष्या का शरीर निर्जीव होकर गंगा की गहराइयों में जा डूबा। धप! अगर सलोनी आगे ना आती तो शायद महाबली शिखर को इतनी जल्दी ना बचा पाते। हाँ, क्योंकि अपनी ही संतान की रक्षा कर पाए भोकाल की बाजुओं में इतनी शक्ति बाकी नहीं रही। राजा विवेक मोहन, देवर जी, कुबड़ा शैतान, पिताजी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ तुम्हारे गांवों पर नमक छिड़कने नहीं, बल्कि अपने नाती शिखर को लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि लक्ष्या की तरह शिखर को भी मार डाला जाएगा। पिताजी, चिल्लाकर तुम इस सत्य को झुठला नहीं सकती रूपसी। शिखर के सिर पर भी मृत्यु मंडरा रही है, और मैं शिखर को कुछ नहीं होने दूंगा। इसलिए
मैं इसे अपने साथ ले जाने आया हूँ ताकि मैं इसे अपनी सुरक्षा में रख सकूं। तो तुम यह समझते हो देवर जी कि तुम्हारी सुरक्षा महाबली भोकाल की सुरक्षा से अधिक सुरक्षित है? बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ भाभी जी, क्योंकि मैंने महाबली भोकाल की तरह सारे संसार की सुरक्षा का बीड़ा नहीं उठा रखा। मुझे मात्र अपने नाती की सुरक्षा से मतलब है। काश भोकाल को भी मेरी ही तरह अपने परिवार से मतलब होता तो आज लक्ष्या भी हमारे साथ होती। सारे संसार की सुरक्षा का दायित्व उठाने वाला भोकाल मेरे नाते की सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूं। लेकिन रूपसी कहाँ मानने वाली थी। नहीं, मैं आपको शिखर को नहीं ले जाने दूंगी। महाबली हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमारे जीवन में विष ना घोले। आप वापस लौट जाएं। मेरी बात तो सुनो बेटी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप जा सकते हैं। अच्छा हुआ मुझे बीच में हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा। रूपसी ने स्वयं ही सारा मामला संभाल लिया। मामला संभालने की जगह और भी ज्यादा उलझ गया था। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मुझे अपने नाती को अपने साथ लेकर ही जाना है और उसके लिए मुझे अपनी बेटी को दिखाना पड़ेगा कि वह उनके पास नहीं, मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। राजधानी के बीचों बीच लगने वाले साप्ताहिक बाजार में अचानक खलबली मच गई। भागो, बचो! एक वृष राक्षस था उस खलबली का कारण। हमारे देखते ही देखते गाड़ी में जूता वृष राक्षस में परिवर्तित हो गया और सभी को मारने दौड़ पड़ा। बचकर भाग, नहीं तो इसकी एक ही टक्कर हमें स्वर्गवासी बना देगी। बड़ा! सभी अपनी अपनी जान लेकर भाग रहे थे। ऐसे में भला इस नन्ही जान की परवाह किसे होती। लेकिन यह विकास नगर है और विकास नगर में इंसानी जान ही क्या, चींटी की जान के महत्व को भी खूब समझा जाता है। महाबली भोकाल बहुत ही भयानक वृष राक्षस है। ये कहाँ से आया है? मैंने भेजा है और मैं ही एक और मुसीबत को भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, तेरे घर पर, वहाँ जहाँ मेरा नाती शिखर मौजूद है। ओह, इतना भयानक पक्षी! क्रियाओ! यह शिखर पर झपट रहा है। तुम शिखर को लेकर अंदर भागो, मैं इसे संभालती हूँ। सलोनी मोर्चा संभालने के लिए तैयार थी, जबकि इधर भोकाल, असाधारण शक्ति भरी हुई है इसमें और यह अपने सींग से भयंकर अग्नि भी उगल रहा है। इससे निपटने के लिए मुझे बनना ही होगा भोकाल। इसी बीच भोकाल के घर पर खो खो, उफ! उस पक्षी ने तो मुझे ऐसे अत्यंत गाढ़े धुएं में फंसा दिया है जिसमें सांस भी लेना दूभर हो रहा है। मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ऐसे में पक्षी की आवाज के अंदाजे से मैं तो तीर चला रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उससे उस पक्षी पर कोई प्रभाव पड़ रहा होगा। उफ! सचमुच उन तीरों का पक्षी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तभी तो वह उड़ान भरता वहां जा पहुंचा था जहां बड़ाक रूपसी के साथ शिखर मौजूद था। बड़ाक! ओ नहीं! रूपसी ने तलवार संभाली, लेकिन उफ! ये गाढ़े धुएं में रूपसी को फंसाकर वह भयानक पक्षी शिखर की तरफ बढ़ा। नहीं! लेकिन पक्षी के शिखर तक पहुंच पाने से पहले ही बचा! एक किरण ने पक्षी के चीथड़े उड़ा दिए और वह किरण उस कुबड़े शैतान के हाथों से छूटी थी जो शिखर का नाना था। पिताजी, आप सही समय पर पहुंचा हूं, जबकि तुम्हारा महाबली अब आ रहा है, जिसने एक वृष राक्षस से कुछ लोगों के प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र के प्राणों को संकट में डाल दिया था। यह सब आपने किया? बिल्कुल, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि शिखर की सुरक्षा मुझे सर्वोपरि है, भोकाल को नहीं। क्या अब भी तुम अपने पुत्र, अपने जिगर के टुकड़े को मेरे साथ नहीं भेजना चाहोगी? नहीं, अभी भी नहीं, कदापि भी नहीं। ठीक तभी वहां हस्तक्षेप करने आ पहुंची रानी मोहिनी। अब तो तुम्हें अपना विचार बदलना होगा रूपसी। राष्ट्र रक्षा को सर्वोपरि मानने वाला भोकाल सचमुच अपने पुत्र की सुरक्षा पर ध्यान
नहीं दे सकता और तुम दोनों को लक्ष्य की मृत्यु के दुख ने बेहाल कर दिया है, इसलिए शिखर को देवर जी के साथ भेजना उचित है। और फिर देवर जी तुम्हारे पिता और शिखर के नाना है। एक पिता एक नाना अपनी पुत्री और नाती का अहित भला कैसे सोच सकता है? लेकिन चाची जी, लेकिन कुछ नहीं, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि शिखर को देवर जी के साथ जाने दो। महारानी का आदेश भला कौन टालता? अगर मैंने रानी मोहिनी को भी अपनी अदृश्य सम्मोहन तरंगों में ना फंसाया होता तो वे मेरे पक्ष में कभी ना बोलती, और अगर वे ना बोलती तो मैं इस बालक को अपने साथ ले जाने में कभी भी सफल ना हो पाता, जो है तो मेरा नाती, लेकिन इसकी नसों में उस भोकाल का लहू दौड़ रहा है जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। राजा विवेक मोहन उर्फ कुबड़ा शैतान की आंखों में उस समय जो खूंखार भाव भोकाल के प्रति थे, वही भाव भोकाल के एक और शत्रु दुर्गमा की आंखों में भी नजर आ रहे थे। भोकाल की पुत्री के शव में शैतानी शक्ति डालकर मैंने उसके द्वारा भोकाल के पुत्र को मारने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह बच गया। परंतु वह बचेगा नहीं, क्योंकि कालजंत्री की मदद से भोकाल नामक रोड़े को अपने रास्ते से हटाने का जो मौका मुझे मिला है, मैं उसे नहीं चूकने वाला, और उसके लिए मुझे भोकाल के पुत्र के प्राण हरने हैं। कालजंत्री के बारे में जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित कॉमिक कालजंत्री, जो कि चैनल पर अपलोडेड है, जरूर पढ़े। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।